हेलो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की नई वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं, देखिए, सुश्रुत संहिता के 6 चैप्टर के बारे में। तो ये 6 चैप्टर है जो वो ऋतुचर्या के बारे में होने वाला है, और हम डिटेल फॉर AIA-PGT के बारे में इसमें पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, और आप बने रहिए पूरी वीडियो में। ठीक है, देखिए, मैं मार्क करवाता जाऊँगा, आप अपनी बुक पे मार्क करते रहिए। जो 6th अध्याय ऋतुचर्या के बारे में यहाँ पर बताया है, आप देखिए, जो श्लोक नंबर 3 है, कालो ही नाम भगवान स्वयंभूर नाम। जो काल है उसको भगवान बोला गया है क्योंकि ये स्वयंभूर नाम अनादि, मतलब ये किसी से पैदा नहीं हुआ, इसीलिए भगवान बोला है। भगवान वही है जो किसी से पैदा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो भगवान बोला है काल को। किसको बोला है भगवान? काल को। ठीक है, ये आपको ऐसा याद करना है। उसके बाद सूक्ष्म कलापि ना लियते, सूक्ष्म कलापि ना लियते। देखिए, इति काल, जो सूक्ष्म कला, सूक्ष्म से सूक्ष्म कला पर भी टाइम मतलब रुकता नहीं, उसे क्या बोलते हैं? काल। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने शॉर्ट और अच्छे से दिखाया है। एक लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? अक्षि निमेश। आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो। ठीक है, और 15 अक्षि निमेश इज इक्वल टू 1 काष्ठा। 15 अक्षि निमेश, जैसे 15 बार आप ऐसे पलक के अपनी ऊपर नीचे करोगे तो इसे क्या बोलते थे? अक्षि निमेश। और इसे ये होता है 1 काष्ठा के इक्वल। और 30 काष्ठा होती है जो 1 कला के बराबर होती है, और 20 कला प्लस 1/10 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एक दिन और एक रात होता है उसमें 30 मुहूर्त का समय होता है, यानी कि एक अहोरात्र में क्या होता है? 30 मुहूर्त का समय होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख भी सकते हो। और 15 दिन को क्या बोलते हैं? पक्ष। 15 दिन को क्या बोल देते हैं? पक्ष। 15 दिन को क्या बोलते हैं? पक्ष। और ये शुक्ल और कृष्ण 2 तरह के होते हैं, यानी कि जिस दिन रात में रोशनी होती है शुक्ल पक्ष, और जिस दिन चांद अंधेरे में होता है तो उसे बोल देते हैं क्या? कृष्ण पक्ष। ठीक है, यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए। देखिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये आपको 6 की 6 ऋतुओं के बारे में हमें सभी को पता होता है। जो भी AIA-PGT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इन 6 की 6 ऋतुओं के बारे में पता होता है। और हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, माघ फाल्गुन से शुरू होके जो है मार्च, शीर्ष और पौष, इन 2 मंथ्स पे इनका ऐसे सीरीज में चलता है। देखिए, आपको याद करना पड़ेगा, ये शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और इनमें कौन कौन से मास होते हैं? देखिए, माघ फाल्गुन, चैत्र वैशाख, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भादो, अश्विन कार्तिक, और माघ, शीर्ष और पौष। ठीक है, ये आपको मास याद कर लेने हैं। और क्या है, साथ में जो सुश्रुत ने अलग से नामों का वर्णन किया है, आपको वो भी याद करना है। देखिए, जैसे तप, तपस्या। तप, तपस्या किस ऋतु में? शिशिर ऋतु में। किस ऋतु में? शिशिर ऋतु में। अब इसको याद कैसे करोगे? शिशिर ऋतु एक ठंडी ऋतु होती है। शिशिर ऋतु एक ठंडी ऋतु होती है, और ठंडी ऋतु में हम क्या करते हैं? ताप, मतलब सेकते हैं, आग जलाते हैं ऐसे, तो उसको सिकाई करते हैं बॉडी की। तो इसको क्या बोल देते हैं? तप, तपस्या शिशिर ऋतु में आते हैं। माघ फाल्गुन तप तपस्या, माघ फाल्गुन को ही तप तपस्या बोला है, शिशिर ऋतु में आते हैं। चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख किस ऋतु के महीने हैं? बसंत के। और मधु माधव, ये किस ऋतु के मंथ हैं? बसंत के। तो इसको आपको कैसे याद करना? देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मधु माधवे। मधु माधव है जो मधु खाता है बसंत ऋतु में। देखिए, मधु खाया जाता है माधव के द्वारा बसंत ऋतु में। पहले मधु आता है, फिर माधव, और बसंत ऋतु में। शुचि, शुक्र, यानी कि शुचि, साफ हो जाता है शुक्र बिल्कुल किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। आपको पता है गर्मी में मैथुन 15 दिन बाद करना चाहिए, तो इसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि जो शुक्र का क्षय हुआ रहता है ग्रीष्म ऋतु में। तो शुचि, शुक्र, ग्रीष्म ऋतु में। नभ नवस्य, वर्षा ऋतु में। आकाश में बादल छाए रहते हैं, नभ नवस्य, वर्षा ऋतु में। अश्विन को ऊर्जा प्राप्त होती है। अश्विन एक लड़का है, उसको ऊर्जा कब प्राप्त होती है? शरद ऋतु में, क्योंकि शरद में पित्त प्रकोपित रहती है, और पित्त यानी कि गर्मी ही ऊर्जा है। अश्विन को ऊर्जा किस ऋतु में प्राप्त होती है? शरद ऋतु में। सहसहस्य, सहसहस्य कौन से मास होते हैं? सहसहस्य बोलते हैं हेमंत ऋतु के मास को। सहसहस्य। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए दो आयन होते हैं, दो आयन होते हैं कि कौन से आयन होते हैं, दो आयन, ठीक है, दो आयन होते हैं, दो आयन होते हैं, ठीक है, दो आयन होते हैं। देखिए कौन कौन से आयन होते हैं, एक तो होता है दक्षायन काल और एक होता है उत्तरायण काल, एक होता है दक्षायन काल और एक होता है उत्तरायण काल, ठीक है, उत्तरायण काल और दक्षायन काल, ठीक है। तो देखिए ये वर्षा शरद और हेमंत, वर्षा शरद हेमंत वाली जो ऋतुएं होती हैं वो दक्षायन काल की ऋतुएं कहलाती हैं। वर्षा शरद और हेमंत की ऋतुएं जो कहलाती हैं वो दक्षायन काल की ऋतुएं कहलाती हैं। और दक्षायन में क्या होता है, देखिए दक्षायन में आपको ये लाइन से शुरू करना है, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, दक्षायन की वर्षा आदि ऋतुओं में भगवान चंद्रमा क्रमश अत्यंत बलशाली होते जाते हैं। जैसे चंद्रमा बलशाली होते जाते हैं उसी प्रकार से सर्दी यानी कि ठंड बढ़ जाती है और इसी के कारण अम्ल लवण और मधुर रस बलवान रहते हैं। तो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर, देखिए जो दक्षायन काल है, दक्षायन काल है, इसमें क्या होता है, वर्षा शरद और हेमंत ऋतुएं होती हैं। तो इसमें कौन कौन से रस कर्मक्ष होते हैं, देखिए वर्षा ऋतु में सभी औषधियां हैं जो अम्ल विपाक वाली हो जाती हैं, और शरद में आपको पता है लवण रस प्रधान रहता है। लवण रस जो होता है सबसे ज़्यादा पित्तकारक रस होता है, इसी कारण से बॉडी में लवण रस बढ़ा मिलेगा आपको। और हेमंत ऋतु में कफ बढ़ता है, तो कफ मधुर रस इसमें प्रधान रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रहती है मनुष्य में वो हेमंत ऋतु में रहती है, और हेमंत मधुर है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने वाला रस है, इसी कारण से हेमंत ऋतु में क्या रहेगा, मधुर रस प्रधान रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी शीतल किरणों द्वारा किलन रखता है, तो ये आपको याद करना, शीतांशु क्लेदति और भी विवस्वान शोष्यति। आपने वो ग्लूकॉन डी वाली ऐड देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक सन दिखाया जाता है, ऐसे बच्चे के क्या करता है, ऐसे पाइप लगा लेता है सर से और शोषण करता रहता है ग्लूकॉन डी का, मतलब एनर्जी का। तो बच्चा ग्लूकॉन डी पीता है तो वो एकदम से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो विवस्वान यानी कि सन क्या करता है, शोष्यति। उसके बाद क्या है, वायु पाल्यति प्रजा, तो ये आपको याद करना है, वायु पाल्यति प्रजा। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है डैश पाल्यति प्रजा, बहुत बार आया हुआ है डैश पाल्यति प्रजा, तो वायु पाल्यति प्रजा ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए दक्षिण और उत्तरायण, यहाँ पर हिंदी पढ़नी है सिर्फ, मिलके दक्षिणायन और उत्तरायण जो आयन होते हैं ये मिलके एक वर्ष का निर्माण कर देते हैं। किसका, वर्ष का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखिए संचय प्रकोप प्रशमन भेद से सुश्रुत हैं जो वो 6 ऋतुओं को अलग से मानते हैं थोड़ा सा, जैसे शिशिर बसंत ग्रीष्म ऋतु हमने पढ़ी थी, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, हमने 6 प्रकार की ऋतुएं पढ़ी हैं। लेकिन जो सुश्रुत हैं यहाँ पर थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं। देखिए शोधन के हिसाब से यहाँ पर ऋतुओं का वर्णन, या फिर आप प्रकोप संचय प्रकोप प्रशमन भेद से यहाँ पर ऋतुओं का वर्णन सुश्रुत करते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, वर्षा शरद हेमंत, वर्षा शरद हेमंत और बसंत ग्रीष्म और प्रावर्त। तो आप नीचे इसके लिख लेंगे नॉर्मल ऋतुओं के नाम, और कौन कौन सी ऋतु इसमें नहीं है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, देखिए वर्षा सर्व औषधीय तरुण अल्पवीर्य, वर्षा सर्व औषधीय तरुण अल्पवीर्य, मतलब यहाँ पर सुश्रुत ऋतुचर्या का वर्णन कर रहे हैं, तो पहले वर्षा के बारे में अब वर्णन कर रहे हैं ऋतुचर्या में सुश्रुत। तो वर्षा ऋतु में क्या बोलते हैं कि जो वर्षा सर्व औषधीय तरुण अल्पवीर्य, तो जो औषधियाँ होती हैं सभी प्रकार की औषधियाँ, ये देखिए मैं स्टार लगा देता हूँ, वर्षा सर्व औषधियाँ क्या होती है, अल्प तरुण वीर्य वाली हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रसन्न हो जाती हैं, ठीक है, जो धरती होती है वो अप्रसन्न रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विदाहत पित्त संचयम अपाद्यंती, विदाहत पित्त संचयम अपाद्यंती, विदाहत पित्त संचयम अपाद्यंती, शर्दी प्रविरल मेघे, शर्दी प्रविरल मेघे, शरद में क्या होता है, पित्त जो होती है वो पित्त प्रविरल मेघे, शर्दी प्रविरल मेघे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए आप शरद में प्रविरल मेघ का मतलब क्या है, शरद ऋतु में जो बादल होते हैं वो गैप हो जाता है, बादलों के बीच में गैप पड़ जाता है, सूर्य की किरणें सीधी धरती पे आती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और पित्त को प्रकोपित कर देती हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, बेसिकली अम्ल रस का संचय होने के कारण औषधियों में हमारी बॉडी में पित्त संचय होने शुरू हो जाती है। अगर कोई पूछे कि पित्त का संचय कब होता है, पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु में सभी औषधियाँ क्या हो जाती हैं, अम्ल रस वाली हो जाती हैं, ठीक है। और शरद में क्या होता है, शरद में आप देखिए ध्यान से,
शरद में क्या होगा, पित्त पित्त क्या होगा, पित्त प्रकोपित हो जाएगा, शरद में पित्त क्या प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, और वही औषधियों के बारे में देखिए क्या बोलते हैं, हेमंत ऋतु के बारे में देखिए, यहाँ देखिए प्रणित वीर्य बलवत्तेय हेमंते भवत्तेय प्रसन्न, यानी कि जो औषधियाँ होती हैं सभी प्रणित वीर्य वाली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बलशाली, प्रणित वीर्य होने के कारण बलवान कर देंगी ये मनुष्य को, और स्निग्ध अत्यर्थ गुरु हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर तुषार पवन बोला है कि किस ऋतु में चलती है, तुषार मतलब होता है शीतल, तो शीतल पवन किस ऋतु में चलेगी, शीतल ऋतु में, सबसे शीतल ऋतु कौन होती है, हेमंत। तो यहाँ तक आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, देखिए स्नेह शीतता गुरुता चिक्कनता के कारण कफ का संचय करती है क्या, वायु। तो वायु मधुर पाकी, तो आप यहाँ पर देखिए जल जो होता है मधुर पाकी हो जाता है, मधुर विपाक वाला जल हो जाता है, इसमें स्नेह शीत गुरु और चिक्कनता के कारण कफ का संचय इस काल में होता रहता है। तो ये आपको बिल्कुल रीड करना है, एक बार ये पैराग्राफ बिल्कुल रीड करना है। ठीक है, उसके बाद निदग्धे निसारा रूक्षाति मात्रम लघु होते हैं, तो ये देखिए श्लोक नंबर 13, निदग्धे निसारा रूक्षाति मात्रम लघु होते, तो जो औषधियाँ होती हैं वो निदग्धे मतलब सारहीन हो जाती हैं और रूक्ष हो जाती हैं, अति मात्रा में लघु हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। और वात्यकान व्याधि जन्यति, तो वात्यकान व्याधि जन्यति क्या, जो इसमें जो वर्षा ऋतु होती है, इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो बात संचय हुई रहती है वो वर्षा में प्रकोपित हो जाती है। इसी कारण से जो वर्षा ऋतु में वातकान व्याधि जन्यति मतलब वातिक व्याधियों का जन्म होता है। तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए पैत्तिकानम व्याधियों उपशम्यतो हेमंते। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक रहता है कि पैत्तिकानाम व्याधि नाम प्रशम्यतो हेमंते, जो पित्तई विकार होते हैं या पित्तई व्याधियाँ होती हैं हेमंत ऋतु में अपने आप शमन हो जाता है। और श्लेष्मिक विकार होते हैं जो अपने आप जो होता है, निदग्धे बोलते हैं ग्रीष्म को, निदग्धे किसको बोलते हैं, ग्रीष्म को। जो पित्तई व्याधियाँ होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु में अपने आप सही हो जाती हैं, और जो वातई व्याधियाँ हैं वो शरद ऋतु में, शरद यानी कि जिसमें पित्त प्रकोपित रहेगा जिस समय, उस समय बात अपने आप शांत हो जाएगी। तो वातिक व्याधि कब शांत हो जाएगी, शरद ऋतु में। श्लेष्मिक व्याधि जो शांत हो जाएगी कब हो जाएगी, देखिए यहाँ पर निदग्धे यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, और पित्तई व्याधि कब शांत हो जाएगी, हेमंत ऋतु में। यहाँ तक आपको क्लियर कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तत्र पूर्वन्य वसंतस्य लिंगम, ये आपको याद करना, पूर्वन्य वसंतस्य लिंगम, मध्यन्य ग्रीष्मस्य लिंगम, अपरन्य प्रावट प्रदोषे वार्षिक शरदम अर्धरात्रे और प्रत्युषसी हेमंतस्य उपलक्ष्येत। ये आपको रट्टा मारना है, वही रट्टा। तो ये बुरी तरह रटो, इसको आप BTR लिख लो, बुरी तरह रटो, BTR बुरी तरह रटो, इसको क्या करो, बुरी तरह रटो, अगर आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आना है। उसके बाद देखिए अधर्म से किसकी, तो यहाँ पर ऋतुचर्या में यहाँ जो सुश्रुत हैं वो जनपदोध्वंस का वर्णन करते हैं, जनपदोध्वंस का वर्णन करते हैं ऋतुचर्या में सुश्रुत। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, जो भेल हैं वो जनमार ऋतुचर्या में वर्णन सुश्रुत करते हैं जनपदोध्वंस का। तो जनपदोध्वंस का को भेल हैं जो वो जनमार शब्द से वर्णन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये याद करना है। ठीक है, और स्थान प्रत्याग शांति कर्म प्रायश्चित मंगल, तो ये उसकी चिकित्सा बताई गई है, शांति स्थान प्रत्याग शांति कर्म प्रायश्चित। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाइए निवास स्थान का प्रत्याग शांति कर्म प्रायश्चित मंगल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। निवास स्थान का प्रत्याग शांति कर्म प्रायश्चित मंगल आदि का प्रयोग करना चाहिए। जनपदोध्वंस में, ठीक है, जब जनपदोध्वंस होगा तो इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं हेमंत ऋतु में कौन सी हवा चलती है, उसमें कौन कौन से जो है पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल इजी है, अगर आप मार्क करते चलिए और बिल्कुल एक
बार 2 बार इसे पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। देखिए, वायु उत्तर की हवा बहती है और रज्जो धूमाकुला दिशा। तो आपको ये मार्क कर लेना है कि वायु हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की वायु बहती है। अब आप देखिए, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से संबंध रखते हैं तो आप उत्तर भारत के राज्य को अगर देखेंगे तो वो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया तो बहुत शीतल होगा, हिमाचल प्रदेश होगा बहुत शीतल होगा, दिल्ली में आप आएंगे महाराष्ट्र से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो वो शीतल हवा रहेगी। तो अब देखिए, वायु उत्तर दिशा की वायु बहती है रज्जो धूमाकुला दिशा। अगर आप देखेंगे तो रज्जो धूमाकुला दिशा मतलब फॉग का निर्माण होता है हेमंत ऋतु में। तो रज्जो धूमाकुला दिशा इज फॉर हेमंत ऋतु। और लोथर प्रेंगु पुनाग पुष्पिता, पुनाग पुष्पिता, ये सभी शीत वीर्य वाले दरख्त होते हैं और ये पित्त का शमन करते हैं। पित्त का शमन तो करते हैं, साथ में स्तंभनीय मांकशाय में चरक ने इनका वर्णन किया है। लोथर प्रेंगु पुनाग ये सारे हैं जो शीतल होते हैं। तो इसी कारण से आपको ये हेमंत ऋतु में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद शिशिर शीतम अधिकम। शिशिर में क्या होता है? शीतम अधिकम क्या होता है? चरक भी बोलते हैं कि शिशिर में जो होती है शीतल वायु के बहने के कारण ठंड अधिक बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको क्या याद करना है? वात वृष्टाकुला दिशा शिशिर ऋतु में, वात वृष्टाकुला दिशा शिशिर ऋतु में। नीचे कमेंट करके बताते रहिए जो आपको अच्छा लग रहा है, नीचे वीडियो को कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, दिशो वसंते विमला काननरूप शोभिता, दिशो वसंते विमला काननरूप शोभिता। यहाँ बसंत ऋतु में क्या दक्षिण की, पहले तो वायु का वर्णन किया, दक्षिण की वायु बहती है। और दिशो वसंते विमला काननरूप शोभिता, जो देखिए बसंत ऋतु में सब दिशाएं निर्मल जो और वन उपवन से शोभामान पलाश कमल। तो किंचुक कंबोज बकुल चूत अशोक, ये आपको याद करना है। किंचुक कंबोज बकुल चूत अशोक, किंचुक कंबोज बकुल चूत अशोक, किंचुक कंबोज बकुल चूत अशोक। तो ये आपको रटना है। इसी प्रकार से BTR लिख लो, इस पर बुरी तरह रटो। तो ये क्योंकि रटने वाली चीज़ें होती हैं कुछ यहाँ पर आयुर्वेद में, तो रटना है उसको। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में मारुत नृत्य कौन से बहती है? तो भ्रांत चकुला, जो भ्रांत चक्र भगुला पय पानाकुला मृगा। तो मतलब क्या है? इसमें चकवा चकवी का जोड़ा पानी की तलाश में भटकते फिरते रहते हैं। विपर्ण पंकित पादपा, जो सभी औषधियाँ होती हैं, जो छोटे वृक्ष होते हैं, वो लताएँ होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और पेड़ों के पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको एक बार देखते जाना है, बार बार देखोगे जो मार्केट पॉइंट्स हैं तो आपको इसीलिए याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा, आप किसमें देखिए, पश्चिम अनिल कर्षित। प्रावट ऋतु में क्या होता है? पश्चिम की वायु बहने लगती है प्रावट ऋतु में। देखिए, प्रावट ऋतु में पश्चिम की वायु बहेगी और इसमें जो औषधियाँ हुई हैं, कदम्ब नीप कुर्ज सर्ज केत की भूषिता, कदम्ब नीप कुर्ज सर्ज केत की भूषिता, कदम्ब कुर्ज नीप सर्ज केत की भूषिता। तो ये आपको रटना है, बुरी तरह रटना है। ठीक है, उसके बाद क्या है ये? उसके बाद कुमुद नील उत्पल विराजिता, ये किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में बताया है। और देखिए, बहुसस्य उपशोभिता, जब वर्षा पड़ेगी तो भाई बहुत सारी जो कुदरती वनस्पति है उपशोभित हो जाती है। तो बहुत सस्य उपशोभिता यानी कि छोटे छोटे घास फूस जो उत्पन्न होने लग जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो बहुत सस्य उपशोभिता, ये आपको मार्क कर लेना है। और बाण सप्ताह बंधुक का शासन विराजिता, बाण सप्ताह बंधुक का शासन विराजिता, ये शरद ऋतु में बोलते हैं। बाण सप्ताह बंधु का शासन विराजिता, ये वाली औषधियाँ जो हैं वो शरद ऋतु में आपको याद करनी है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर रोग उत्पन्न होने से पूर्व बसंत ऋतु में बमन विधि से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बमन विधि से बसंत ऋतु में। तो बमन किस ऋतु में करवाया जाएगा? बसंत में। ठीक है, बसंत ऋतु में। ठीक है। और शरद ऋतु में विरेचन, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे देखते रहिए, शरद ऋतु में विरेचन क्योंकि पित्त प्रकोपित रहता है। ठीक है, शिशु यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल। और वर्षा ऋतु में आप क्या करना है? स्नेहपान करना है, पकौड़े खाने हैं। ठीक है, जब वस्ती दे देनी है, इन उपायों से क्या करना चाहिए? वात का शमन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आपका 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको पूरी तरह अच्छे से इसको रखना है और फिर नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर जाना है। अगर किसी को भी फ्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको टेस्ट अच्छे से मिलते रहें और साथ ही साथ जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊँगा उसकी PDF भी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय आयुर्वेद।